हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज हम डिस्कस करेंगे आपके 2015 के पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो आपके पीपीएससी में आए हुए हैं। साइंस और एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हो हमारे, दैट इज 2021 का, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। जो 2021 में आपका रीसेंट एग्जाम हुआ था, 2018 में जो एग्जाम हुआ था, और अब हम रीड कर रहे हैं 2015 के क्वेश्चंस। अगर आपको याद हो तो 2021 में एनवायरनमेंट और साइंस के जो टॉपिक्स थे वो 99% उन्होंने क्या किससे पूछे हुए थे? देवर करंट ओरिएंटेड। ऑलमोस्ट सारे ही करंट अफेयर से रिलेट होके पूछे गए हैं। लेकिन 2018 और 2015 दोनों ही आपको स्टैटिक पोर्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। सो यहां पर साइंस एज अ टॉपिक डोमिनेट करती है, रादर एनवायरनमेंट भी बहुत कम पूछी गई है, लेकिन आप साइंस को देखेंगे बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पूछी, सिर्फ साइंस के जो स्टैटिक पोर्शन है उससे क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। ठीक है जी, आज देखते हैं कैसे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि मुझे स्टैटिक में क्या करना है और करंट अफेयर्स में क्या करना है। अब जनरली अगर आगे नोटिफिकेशन आती है तो आपने कैसे स्टैटिक पोर्शन को कवर करना है और कैसे आपने करंट अफेयर्स को कवर करना है। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो है, इन हीमोग्लोबिन आयरन शोज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब देखिए, ये एक टॉपिक जो है वो आपकी एनसीईआरटी में रिटन है। अगर आपने एनसीईआरटीज रीड करी है 9th और 10th की तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं की है तो आप इंटेलिजेंट गेसिंग से भी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, यहां पर आयरन की बात है। आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है वो एक्चुअली में क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये ट्रांसपोर्टर किसका है? ऑक्सीजन का। यहां पर एक आयरन एलिमेंट होता है जो एक्चुअली में हेल्प करता है हीमोग्लोबिन को वर्क करने में। सो आयरन जो है उसका सिंबल होता है Fe। ये वेरिएबल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी आपके होते हैं वो वेरिएबल स्टेट्स पे पाए जाते हैं। आपको Fe2 पॉजिटिव भी दिखेगा और आपको Fe3 पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे यहां पर दोनों ही ऑप्शंस हैं, Fe2 पॉजिटिव भी है और Fe3 पॉजिटिव भी है। अब ये क्योंकि हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो यहां पर आंसर हो जाता है 2 पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है कि जो Fe2 पॉजिटिव है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तभी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट कर सकता है। हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है? हमारे ब्लड में। ठीक है, तो यहां पर आयरन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये ऑक्सीजन को कंबाइन करता है अपने साथ। तो जब आयरन की 2 पॉजिटिव स्टेट होगी तभी ये ऑक्सीजन को लेके जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आयरन की 3 पॉजिटिव स्टेट होगी तो वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब ये ऑक्सीजन को नहीं लेके जा सकता। सो आंसर यहां पर क्या हो गया? दैट इज ए। कौन सी स्टेट पाई जाएगी? दैट इज 2 पॉजिटिव। अगेन अ स्टैटिक क्वेश्चन। अगर आपने रीड किया हुआ है तो इजी है, अगर रीड नहीं किया हुआ तो ये टफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आइसोटोप्स are atoms of the same element with different number of। अब देखिए यहां पर आइसोटोप्स की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये अगर आपने क्लास 9th की एनसीईआरटी रीड करी है तो आपसे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब ये क्या बला है? ठीक है, हम समझ लेते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं। अगर मैं बात करती हूं, सपोज मान लीजिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब क्या है? इस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? दैट इज 11। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन्स का भी नंबर होता है।
दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स 11 हैं तो आपके प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 11। तभी हम कहते हैं ऑन द होल एटम इज न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, उसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। अब दूसरी बात आती है मास नंबर। देखिए मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जब हम आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर हमारा क्या था? दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब डिफरेंट क्या हुआ? दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो यहां से आंसर आपका इजीली निकल जाएगा कि डिफरेंट क्या होगा? दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट पता है कि आइसोटोप्स होते क्या हैं, विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सो आंसर क्या बन जाएगा यहां पर? सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है दैट इज क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब देखिए ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी से पिक किया गया है। अगर आपने क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आसान है, अगर नहीं पढ़ा तो ये टफ हो जाएगा, आपको नहीं समझ आएगा। अब देखिए क्लेंजिंग एक्शन होता क्या है? जब आप सोप लगाते हैं, जैसे आपके कपड़े गंदे हैं मतलब उस पर डर्ट लगी हुई है, तो जब आप उस पर सोप लगाते हैं तो वो सोप एक्चुअली में उसको क्लेंस कैसे करता है, साफ कैसे करता है, इस चीज को समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी डर्ट है, ठीक है, जो आप सोप यूज करते हैं वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, और एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। देखिए अगर आपने रीड किया हो, फोबिया का मतलब क्या होता है? डर लगना। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो जाएगा? जो पानी से डरता है। जो पानी से डरता है वो क्या करता है? अपने आप को डर्ट के साथ अटैच कर लेता है। सो जब ये डर्ट के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है तो ये वाला पार्ट क्या बन जाता है? हाइड्रोफोबिक। और एक पार्ट होता है आपका हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। तो जिसको पानी से प्यार है वो पानी के साथ अटैच हो जाता है, पानी मतलब H2O के साथ अटैच हो जाता है, तो ये वाला पार्ट कहलाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो क्लेंजिंग एक्शन में दो पार्ट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट और एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो किसके साथ अटैच होता है? दैट इज डर्ट के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि उसको पानी पसंद नहीं। ऑन दी अदर हैंड जिसको पानी पसंद है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, वो कहां पर अटैच हो जाता है? पानी के साथ अटैच हो जाता है। और जब आप उसको एजिटेट करते हैं, एजिटेट मतलब रगड़ते हैं, तो क्या होता है? जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो डर्ट को अपने साथ ले जाता है और आपका कपड़ा साफ हो जाता है। दिस इज हाउ द क्लेंजिंग एक्शन वर्क्स, हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। सो यहां से आपको आंसर देखने को मिलेगा, दैट इज ए। ऑयल एंड डर्ट ग्रीस जो भी होगी विल बी अब्सॉर्ब्ड इनटू दी हाइड्रोफोबिक पार्ट। यही मैंने आपको बताया कि जो भी ऑयल एंड डर्ट होगा वो उसके साथ कौन चिपकेगा? दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्योंकि वो किससे डरता है? पानी से डरता है, ठीक है। सो डर्ट कहां चिपक जाएगी? दैट इज इन दी हाइड्रोफोबिक पार्ट। सो क्लेंजिंग एक्शन ये कहलाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंपल, द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी which collects the carbohydrates in the form of glycogen। अब अगेन अगर आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन करना टफ है। सो कार्बोहाइड्रेट्स को जब ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो स्टोर करता है वो कौन है? दैट इज दी लिवर। अगर आपको नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
The working of the optical fiber cable is based on the principle of, देखिए जो भी आपकी ऑप्टिकल फाइबर्स लगती हैं, जब भी आपने वाईफाई कनेक्ट करने के लिए बोला होगा तो आप बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर लगाना। तो ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली में क्या करती है, सारी की सारी वेव्स को टोटली रिफ्लेक्ट कर देती है, कुछ भी अब्सॉर्ब नहीं करती। इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीज कर देती है। तो यहां पर जो फिनोमेना यूज होता है उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। सो यहां पर कौन सा फिनोमेना यूज होता है, दैट इज TIR। सो आंसर भी क्या है इसका, दैट इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स रेज डू नॉट शो दी फिनोमिना ऑफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तब इजी है जब आपको पता हो एक्स रेज क्या होती हैं। देखिए एक्स रेज क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो एक्स रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब भी ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में होंगी तो मतलब डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगी। यही पूछा है कि डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ व्हाट, इट डज नॉट डिफ्लेक्ट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाई, बिकॉज इट इटसेल्फ इज द EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज C। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 1H3 एंड 2He4, इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, यहीं पर ये एक एलिमेंट है, सॉरी ये हाइड्रोजन है, एक मिनट, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। जो भी चीज ऊपर लिखी जाती है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और जो भी चीज पैर में लिखी जाती है उसको बोलते हैं मास नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जितने भी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ऑन दी अदर हैंड ये जो नीचे लिखा जाता है इसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सो जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल गया, इससे ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उतने ही होंगे। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 1। अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 1। ठीक है, सो यहां से आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएगा, क्योंकि मास नंबर आपको क्या दे रखा है, 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, 1। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे वो कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 2। सो इसका मतलब क्या है, यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 2। ऐसे ही अगर हम हीलियम की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 2। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 2। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 है तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 2। सो यहां से आपको न्यूट्रॉन्स अगेन कितने मिल जाएंगे, 2, क्योंकि 4 - 2 बिकम्स 2। तो जब भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है, दो एलिमेंट्स के जब भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हैं तो उन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को बोला जाता है आइसोटोन्स। क्या बोला जाता है, आइसोटोन्स। सो ये दोनों कंपाउंड्स जो भी आपको मिलेंगे, ये दोनों एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, दे आर नोन एज आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं इनको, आइसोटोन्स, क्योंकि यहां पर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों के इक्वल मिलेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ ब्लॉक ऑफ वेट 1 न्यूटन is moving with an acceleration of 1 meter per second square. The force on the block is. अब देखिए अगेन एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी रीड करी है। देखिए जो वेट होता है वो होता है m into g, मतलब मास into the acceleration due to gravity। अब अगर वो वेट आपको 1 न्यूटन दे रखा है, मास मुझे नहीं पता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड।
सो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, मास क्या हो जाएगा 1/9.8। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, फोर्स पूछी है। फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। m मैंने अभी क्या निकाला 1/9.8 निकाला, और एक्सेलरेशन आपको क्या दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ, तो 1/9.8 विल बी द आंसर। फोर्स क्या होगी आपकी 1/9.8 न्यूटन। सो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज सी। अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट्स कौन से पता होने चाहिए आपको, कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तब आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट आता है, विच प्रिंटर यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर बीम एंड इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक्स। अब देखिए सिंपल है, लेजर बीम यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कौन से प्रिंटर्स यूज करे जाएंगे, दैट विल बी दी लेजर प्रिंटर। यहां तो इंटेलिजेंट गेसिंग आपकी आराम से चल सकती है। अगर लेजर बीम यूज करी जाए तो ऑब्वियस सी बात है कौन से प्रिंटर्स यूज करे जाएंगे, दे विल बी दी लेजर प्रिंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज, इसको लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p5। एक मिनट, 2p5। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। अब ये जो टॉपिक है ये आपको कहां देखने को मिलेगा, दैट इज +1 की एनसीईआरटी में। जब आप +1 की एनसीईआरटी केमिस्ट्री की उठाएंगे वहां पर आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। लेकिन इजीली आपको पता हो कि अगर हम इनको ऐड कर देते हैं दैट बिकम्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 5 + 2 करूंगी तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मतलब 5 + 4 कितना हुआ 9। मतलब ये वाला जो एलिमेंट है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 9। अब क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है जब भी आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या तो 2 है और उसके बाद क्या आती है 10। तो यहां पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज ए। क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2,8। मतलब ये न्यूक्लियस है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो 2 और आखिर बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो 8। तब हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट क्या शो करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस का मतलब होता है ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 9 और इसको 10 करने के लिए कितने चाहिए 1। तो इसका मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा ए। अगेन +1 का टॉपिक है। अगर आपने +1 एज सच आपको +1 की एनसीईआरटीज रीड नहीं करनी होती, क्योंकि आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस रादर अगर 20 क्वेश्चंस हैं उसमें से 18 क्वेश्चंस आपसे 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे वो आपसे हायर क्लासेस +1 की क्लास से पूछ लेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है ये एक्चुअली में +1 से पूछा गया है। ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है क्योंकि एज सच आपको +1 की एनसीईआरटीज रीड नहीं करनी होती है। तो अगर ये टॉपिक आप स्किप भी करना चाहते हैं तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 20 में से 20 क्वेश्चंस तो किसी को भी नहीं आते। लेकिन अगर आपको 20 में से 18 क्वेश्चंस आप परफेक्टली ठीक कर पा रहे हैं तो आपके पास एक एडवांटेज हो जाता है। और आप देखोगे कि जितने भी हमने टॉपिक्स चाहे 2021 का पेपर किया, चाहे 2018 का पेपर किया, ऐसे ही हम 2015 का पेपर देख रहे हैं, तो आप देखेंगे अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक मेजर चंक होगा आपका एनवायरनमेंट और साइंस का, चाहे फिर वो करंट अफेयर से रिलेट होके हो, चाहे वो स्टैटिक। तो आपको साइंस और एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which property of water makes it a good solvent? अब देखिए, अगर अगेन आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी रीड करी हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। जो आपका वाटर है H2O,
जब ये स्प्लिट होता है तो किस में स्प्लिट होता है, एक H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव। यहां पर आपको दो पोल्स देखने को मिल रहे हैं, एक पोल है पॉजिटिव पोल और दूसरा पोल है एक नेगेटिव पोल। तो ये एक ग्रेट सॉल्वेंट क्यों बनाता है, क्योंकि इट हैज हाई डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि यहां पर दो तरह के पोल्स देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, सो इसीलिए इट इज अ गुड सॉल्वेंट। सो आंसर क्या बन जाएगा आपका, दैट इज बी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है जो आपका रेडॉन है, इट इज द हेवीएस्ट गैस। नंबर 2 आता है दैट इज एस्टेटीन। एस्टेटीन इज अ रेयरर एलिमेंट ऑन द अर्थ। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब देखिए अगेन ये सारी चीजें आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी में लिखी गई हैं। अगर आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से रीड करी है तो ये क्वेश्चन आसान है। जो आपकी रेडॉन है वो हेवीएस्ट नोबल गैस है। सो ये एक हेवीएस्ट गैस एग्जिस्ट करती है, ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा आता है एस्टेटीन। एस्टेटीन एक हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप का मतलब जहां पर भी आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एसिटीन देखने को, आयोडीन, एसिटीन देखने को मिलेंगे, तो ये वाले ग्रुप को बोला जाता है दी हैलोजन ग्रुप, मतलब 17th ग्रुप है। आज आप अपना पीरियोडिक टेबल खोल के देखिए और ग्रुप नंबर 17 में जाइए, जो आपको ग्रुप नंबर 17 मिलेगा उस पूरे ग्रुप को बोला जाता है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप का आपका आखिर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एस्टेटीन। वो जो एस्टेटीन है इट इज अ रेयर अर्थ एलिमेंट। अगेन अ फैक्ट, अगर आपको फैक्ट याद है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट आता है ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब देखिए एलोट्रोप का मतलब क्या होता है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अब एलोट्रोप जो कार्बन के एग्जिस्ट करते हैं दो मेजर हैं, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। अब ग्रेफाइट और डायमंड देखेंगे वो बने किससे हैं, मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन उनकी किससे बनी हुई है, कार्बन से। ऑन दी अदर हैंड लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो बहुत डिफरेंट है। जो डायमंड है इट इज नोन एज द हार्डेस्ट सब्सटेंस और वो कितना शाइनी होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ग्रेफाइट देखेंगे वो सॉफ्टर एलिमेंट है। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि दोनों किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, डिफरेंट है। इसीलिए कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सारे ही इसके स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑल ऑफ देम विल बी द आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following ecosystem types have the highest annual net primary productivity? NPP। अगर आपने एनवायरमेंट अच्छे से रीड करी हो तो NPP आपने रीड किया होगा। मतलब NPP का मतलब होता है जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी है बायोमास की, अगर उसमें से हम रेस्पिरेशन घटा देते हैं उसको बोलते हैं NPP। अब जो NPP है वो हाईएस्ट कहां पर होगा, जहां पर बायोमास ज्यादा एग्जिस्ट करता है। अब बायोमास ज्यादा, सबसे ज्यादा कहां एग्जिस्ट करता है, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इसीलिए आंसर क्या हो जाता है, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, हाईएस्ट NPP किस में होगी। अब हाईएस्ट NPP उसी में होगी जहां पर आपको बायोमास ज्यादा देखने को मिलेगा। अब बायोमास ज्यादा कहां देखने को मिलेगा, दैट इज इन दी रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वहां पर लग्जूरियस वेजिटेशन होती है, बहुत ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलती है, तो बायोमास भी ज्यादा होगा। जहां पर भी बायोमास ज्यादा होगा वहां पर आपको NPP भी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following are incorrectly matched? अब देखिए क्वेश्चन है इनकरेक्टली मैच, वो ध्यान दीजिए। इनकरेक्ट कौन सा है, हमने करेक्ट करना है कि इनकरेक्ट करना है। अब देखिए पहला है बेसल कन्वेंशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। ये नहीं है, बायोडाइवर्सिटी से कंजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है, जबकि ये किससे रिलेटेड है, दैट इज हजार्डस एलिमेंट से, हजार्डस रादर वेस्ट से रिलेटेड कन्वेंशन है। अगर आपने एनवायरनमेंट की बेसिक्स पढ़े हो तो ये आपने रीड किया होगा। नेक्स्ट आता है दैट इज प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो किससे रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज करेक्ट।
ठीक है। नेक्स्ट आता है क्योटो क्लाइमेट चेंज प्रोटोकॉल। अब ये क्लाइमेट चेंज प्रोटोकॉल कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज रामसर कन्वेंशन। अब रामसर कन्वेंशन क्या ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है? नो, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से, है ना। तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्टली मैच्ड। अब इनकरेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं? दैट इज 1, 2 एंड 3, ठीक है जी। सो जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है? ओजोन से रिलेटेड है ना, राइट। सो ओजोन से रिलेटेड। अब क्योंकि उन्होंने पूछा था इनकरेक्टली मैच, सो इनकरेक्टली मैच कौन कौन से हैं? 1, 2 एंड 4, क्योंकि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आता है दी टारगेट्स फॉर द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल कवर्ड एमिशंस ऑफ द 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेस। अब 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेस थे। अब वो पूछ रहे हैं उन 6 में से ये 4 में कौन सा नहीं था। अगर आपने रीड करा हो आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल है तो आपको पता होगा 6 गैसेस कौन कौन सी हैं। उसमें से 6 गैसेस में से HFCs है, PFCs है और SF6 तो हैं। कौन सा नहीं है? दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये नहीं है, आपको यही बताना था उन 6 में से कौन सी गैस नहीं है। सो आंसर क्या बन जाता है यहां पर? दैट इज ए। अगेन स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है। अगर आपने क्योटो प्रोटोकॉल अच्छे से रीड किया है तो ये क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट्स व्हाट। अब देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, एक एनवायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम में बढ़ रही है दैट मींस वहां पर पोल्यूशन ज्यादा है। सो यहां पर क्या है? हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन देखने को मिलेगा। सो अगर पोल्यूशन ज्यादा होता है तो उस इकोसिस्टम में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है? क्योंकि उनको वो पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करना होता है। जब आपको पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करना है तो आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो जब आपको ऑक्सीजन चाहिए तभी वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? दैट इज हाई लेवल्स ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन। सो इस टॉपिक को हम वन कॉन्सेप्ट में अ डे सीरीज में जरूर कवर करेंगे कि बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है। वी विल कवर दिस क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। वील रीड दिस टॉपिक इन डिटेल। अभी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 इकोसिस्टम्स इज कॉल्ड। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने एनवायरमेंट का टॉपिक्स को रीड भी किया है एक बार तब भी आप इसका आंसर दे देंगे। जब भी हम 2 इकोसिस्टम्स की बात करते हैं, अगर ये इकोसिस्टम ए है और ये इकोसिस्टम बी है, ये बीच का जो ट्रांजिशन एरिया है इस एरिया को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज इकोटोन। क्या कहा जाता है? इकोटोन। सो जब हम एक फॉर्म से, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि एक तरफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और एक तरफ एक्वाटिक इकोसिस्टम है। तो जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से एक्वाटिक इकोसिस्टम में जाएंगे तो आपको वहां पर क्या देखने को मिलेगा? मार्शी एरिया देखने को मिलेगा। सो वो दैट मार्शी एरिया को ही क्या कहा जाता है? दैट इज इकोटोन। सो जब भी ट्रांजिशन होती है एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में तो आपको क्या देखने को मिलते हैं? द ट्रांजिशन एरिया, एंड दैट ट्रांजिशन एरिया इज नोन एज इकोटोन। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंप्यूटर्स or their parts, which of the following are released into the environment। अब देखिए जब भी हम कंप्यूटर्स को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं या मोबाइल फोन्स को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? एमिट करते हैं रेडिएशंस, अल्फा रेडिएशंस या बीटा रेडिएशंस या गामा रेडिएशंस। सो वो रेडिएशंस एक्चुअली में आपके लिए हार्मफुल हैं। वो सॉइल पोल्यूशन कर सकती हैं, वो सॉइल से परकोलेट होके ग्राउंड वाटर में जा सकती हैं और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कर सकती हैं। तो यहां पर जितने भी आपके हेवी मेटल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब हेवी मेटल्स में जैसे बेरिलियम,
कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, लेड, ये सारे के सारे हैवी मेटल्स हैं। तो ये हैवी मेटल्स आपके कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स में यूज किए जाते हैं, और जब आप इनको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये कुछ रेडिएशंस को एमिट करते हैं, जिसकी वजह से आपका सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, सो यहां पर आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर बिकम्स डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया the local people are not allowed to collect and use the biomass। अब देखिए, अगेन एनवायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी? जो आपका नेशनल पार्क है वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी को प्रोहिबिट किया जाता है। अगर आपने बायोस्फीयर रिजर्व एज अ टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा बायोस्फीयर रिजर्व को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे अंदर वाला एरिया जो मोस्ट वल्नरेबल एरिया होता है उसको हम डेजिग्नेट कर देते हैं एज अ कोर एरिया। उसके बाद जो एरिया आता है उसको बोलते हैं बफर एरिया, और जो सबसे एंड में आता है उसको बोलते हैं द ट्रांजिशन एरिया। ठीक है, सो जो कोर एरिया है हम उसको जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसको जनरली क्या डेजिग्नेट कर देती है? एज अ नेशनल पार्क। जब भी हम नेशनल पार्क किसी को घोषित कर देते हैं मतलब वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिट कर दी जाती है। सो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन आप रीड करिए कि जहां पर लोकल पीपल को भी अलाउ नहीं किया जाता टू कलेक्ट एंड यूज दी बायोमास। सो वो कौन से हैं? दैट इज दी नेशनल पार्क्स, क्योंकि नेशनल पार्क्स में ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड रहती है। अब ये अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने एनवायरनमेंट अच्छे से रीड करी हो। सो दिस वाज दी क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली 19 क्वेश्चंस आए हैं। अब 19 क्वेश्चंस एक बिग चंक बनाते हैं, तो आपको साइंस और एनवायरनमेंट पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा, चाहे फिर वो करंट अफेयर्स हो चाहे फिर वो स्टैटिक हो। दोनों में ही आप एवरेज देखेंगे, आपको एवरेज 18 to 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जैसे अगर हम 2015 और 2018 का पेपर देखें तो ज्यादा डोमिनेंस किसकी रही है? साइंस की रही है एज कंपेयर टू एनवायरनमेंट। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम 2021 देखें तो डोमिनेंस बिल्कुल चेंज कर दी, वहां पर एनवायरनमेंट ज्यादा पूछी गई। ठीक है, सो आपने दोनों ही टॉपिक्स होलिस्टिकली कवर करने हैं। सो दिस वाज 2015 का पेपर जिसमें एनवायरनमेंट और साइंस कवर करी है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।